अरे, जंगल तो सारे पेड़ों और बांसों से भरा पड़ा है, मगर लोग शेर के डर से जंगल का रुख नहीं करते। भूखे बैठे रहते हैं, मगर जंगल नहीं आते। इस शेर ने तो हम सबका जीना हराम कर रखा है। अरे संजू, ये मोहन तो कितना बहादुर है। अरे जंगल में जहाँ शेर का डर है, वहाँ कोई जाता तक नहीं। और देखो तो ये वहाँ से कितनी सारी लकड़ियाँ काट कर ले आया है। अरे मैं तो हैरान हूँ, इसका साहस देखो। कितने ही लोग भूखे बैठे रहते हैं मगर जंगल नहीं जाते, और ये हर रोज जंगल से लकड़ियाँ लाकर बाजार में बेचता है और अच्छे पैसे कमाता है। माँ वो देखो, पिताजी आ गए हैं। पिताजी पिताजी, मेरे लिए क्या क्या लाए हैं आप? दिन भर का थका हारा लकड़हारा घर पहुंचता है, जहां उसकी एक बेटी और एक बेटा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मोहन आज बहुत खुश था। तभी वो अपनी पत्नी से बोला, अरे मोहिनी, क्या बताऊं तुम्हें, जंगल लकड़ियों से भरा पड़ा है। इनसे बहुत कमाई होने वाली है। मैं आज की लकड़ियां बेचकर ये गधा लेकर आया हूँ। अब से ज्यादा लकड़ियां काट कर लाया करूँगा। आधी गधे पर लाद कर और कुछ खुद उठा कर लाया करूँगा। अरे जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन जंगल में वो खूंखार शेर है। आज भी वो बगल वाले देदे की 2 बकरियों को मारकर साथ ले गया है। इसी बात के डर से तो कोई जंगल जाता ही नहीं है। अरे मोहिनी, अगर ये डर बैठा लिया मैंने तो हम भूखे मर जाएंगे, मैं भी और मेरे बच्चे भी। और तुम्हें तो पता ही है, यहाँ का राजा प्रताप सिंह है, और वो कमीशन मांगने हर दूसरे दिन पहुँच जाता है। पता है ना तुम्हें? हाँ, ये बात तो है जी। जंगल नहीं गए तो राजा मार देगा कमीशन न मिलने पर, और अगर चले गए तो शेर मार देगा। कहो तो कोई रास्ता ही नहीं है हम गरीबों के लिए। रास्ते तो बहुत हैं मोहिनी, फिक्र मत करो। जंगल लकड़ियों से भरा पड़ा है, बस इस शेर का डर खत्म हो जाए। इसके शिकार के लिए हम राजा के पास भी गए थे, मगर घमंडी राजा ने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, तो राजा हमारी मदद क्यों करेगा? वो तो चाहता ही है कि हम गरीबों का नुकसान होता ही रहे। और तो और, वो तो हमारे खून तक को पी जाना चाहता है। हम मगर पी नहीं पाएगा वो हमारा गरीबों का खून। खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा बताओ, आज राजा और उसके सिपाही कमीशन लेने तो नहीं आए थे गांव में? नहीं नहीं जी, आज तो कोई नहीं आया। खाना मैंने बना दिया है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर हम सब मिलकर खाना खाते हैं। लगता है थोड़ी देर में बारिश होने लगी। खाना खाकर वो सब सोने चले गए थे। तभी मोहन की आँख खुल गई और वो उठकर बैठ गया। अरे ये किस चीज की आवाज आ रही है? लगता है गधा खेत में घुस चुका है, सारी फसलें खराब कर देगा। अब उठकर जाकर इसे बांधना पड़ेगा। मोहिनी को कहा भी था कि इसे बांध ले, मगर लगता है वो गधे को बांधना भूल गई। इतना कहकर मोहन घर से बाहर आया। बाहर बहुत अंधेरा था, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। मोहन अपने खेत की तरफ चलने लगा। वहाँ कुछ हलचल महसूस हुई, कोई जानवर था। मोहन ने समझा कि वही गधा है। उसने उसे कान से पकड़ा और घसीटता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। शेर भी हैरान हो गया और दिल ही दिल में बोला, अरे ये क्या आफत है, इसने तो मुझे कान से पकड़ रखा है। लगता है कोई बहुत ही खतरनाक बला है। ये इंसान तो नहीं लगता। अरे मैंने तो यहाँ के इंसानों को डरा रखा था, और ये मुझे ही डरा रहा है। फिर मोहन ने शेर को गधा समझकर अपने घर के आंगन में एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और खुद मजे से जाकर सो गया। अगले रोज जब सुबह हुई, सभी लोग अपने कामकाज में व्यस्त थे। मोहन और उसकी पत्नी जब उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर भीड़ जमा थी। मोहन यह देखकर हैरान रह गया। अरे भाई लोग, सब ठीक तो है ना? आप सब मेरे घर के बाहर क्यों जमा हुए हो? कोई बात हुई है क्या? अरे मोहन भाई, आपने तो कमाल कर दिया है, और अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि कोई बात हुई है क्या? अरे भाई, आपने शेर को पकड़कर अपने आंगन में बांध रखा है। अरे भाई, कौन सा शेर वेर की बात कर रहे हो आप सब? वो तो गधा है, कल ही मैं उसे खरीद के लाया हूँ। रात को वो फार्म में घुस गया था, तो मैंने उसे फार्म से पकड़ के आंगन में बांध दिया।
अरे मोहन भाई, क्या आप भी ना हमारा साथ मजाक कर रहे हो क्या? चलो चलो खुद ही देख लो, आपके आंगन में शेर बंधा हुआ है। मोहन जब ये देखता है तो डर के मारे बेहोश हो जाता है। उधर पूरे राज्य में मोहन की बहादुरी के चर्चे होने लगते हैं, क्योंकि उसने शेर को पकड़कर गांव वालों को बड़ी मुसीबत से बचाया था। जब ये खबर वहाँ के राजा तक पहुँची तो राजा गुस्से से चिल्लाने लगा। महाराज, मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। महाराज, गांव में एक आदमी है, मेरी मुखबिरी के हिसाब से मेरे एक बहुत ही खास आदमी ने बताया है। उसका नाम मोहन है। उसने शेर को पकड़कर अपने आंगन में बांध रखा है। क्या? इतना बहादुर आदमी? तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं। पूरे गांव में इसके नारे लगाए जा रहे हैं। महाराज, इसे खत्म करना होगा। ऐसा बहादुर आदमी आपके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। हाँ, बात तो सच है। चलो फिर चलते हैं। आज गांव में देखते हैं कि किस बहादुर इंसान ने हमारे राज्य में जन्म लिया है। इस तरह राजा अपने सैनिकों के साथ उस गांव पहुंचा जहां लोग उसके डर और खौफ से कांप रहे थे। राजा ने वहां पहुंचते ही सबसे पहले वहां के लोगों से मोहन के घर का पता पूछा। महाराज, मैं तो आज आपके पास ही आ रहा था। महाराज, मैंने उस शेर को पकड़कर बांध लिया है जो गांव वालों को तंग कर रहा था। अब गांव में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, तो गांव की परेशानियों का ठेका तुमने उठा रखा है? तुम गांव वालों के ठेकेदार हो जो इनकी सारी मुश्किलें दूर करोगे? हाँ, और सुना है बड़े बहादुर बने फिरते हो। उस शेर को जिंदा पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या ताना मार रहे हैं? वाह, इसका साहस तो देखो। मेरे आगे कैसी जुबान चला रहा है। मैंने सुना है तुम गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो और बड़े बहादुर बनते फिर रहे हो। आपने गलत सुना है राजा साहब। मैं तो अपना काम करता हूँ। मैंने किसी को भी आपके खिलाफ नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए। सैनिकों, क्या देख रहे हो तुम लोग? इसका सिर कलम कर दो और वो जो इसका बेटा है उसे भी मार डालूं। राजा का हुक्म सुनते ही मोहन घबराकर कांपने लगा और जमीन पर गिड़गिड़ाने लगा। राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। खामोश, अपनी जुबान बंद रखो। सैनिकों, इसके बेटे को भी पकड़ कर ले आओ। शेर का बच्चा अक्सर शेर ही होता है। अगर इसके बेटे को छोड़ दिया तो वो जरूर हमसे बदला लेगा। जो हुक्म महाराज। मगर ये जो एक औरत और एक बच्ची है, इन दोनों का क्या करना है? इनका क्या, ये औरत तो अपने पति और बेटे के दुख में 2-4 दिन की जिंदगी ही जी पाएगी। और रही बात इस छोटी सी नन्ही सी लड़की की, तो ये हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगी। मोहन का परिवार रोता रहा, मगर राजा को दया नहीं आई। जब मोहन को कत्ल कर दिया गया तो उसकी बेटी ये सब देख रही थी, और जब उसके भाई को भी मार दिया गया तो उसकी माँ इस सदमे से वही दम तोड़ गई। इधर 20 साल गुजर जाते हैं। मोहन की बेटी भी अब बड़ी हो गई थी, जिसे एक बूढ़ी औरत ने पाला था। उस बूढ़ी औरत की एक अपनी सगी बेटी भी थी, जिसकी उम्र बिल्कुल मोहन की बेटी पायल के बराबर थी। दोनों देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अरे बेटी पायल और संजना, मैं बहुत सालों से देख रही हूँ कि तुम दोनों आपस में बहुत ही गहरी बातें करती हो, लेकिन जब मेरी नजर तुम लोगों पर पड़ती है तो तुम दोनों एकदम चुप हो जाती हो। ऐसा क्यों? नहीं अम्मा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। ये तो हम दोनों बहनों की आपस की बातें हैं। अम्मा, तुम आज राजमहल नहीं जा रही हो क्या? अरे अम्मा, तुम्हारे बिना राजमहल की रसोई में खाना कौन बनाएगा, बताओ तो। अरे बेटी, मैं आज बहुत बीमार हूँ। अगर आज मैं राजमहल नहीं गई और रसोई का काम नहीं हुआ तो वो दुष्ट राजा आकर हमारे झोपड़े को आग लगा देगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपकी जगह हम राजमहल की रसोई में चले जाएं? अरे नहीं बेटी,
क्यों अपनी मौत को दावत देना चाहती हो? अगर राजा को पता चल गया तो वह तुम दोनों को वहीं पर मार डालेगा। अरे माँ, तुम तो जानती हो कि मैंने बचपन से ही युद्ध में खुद को कितना प्रशिक्षित किया है। तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। माँ, आज वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम आराम करो। इस राजा की शक्ल मैंने अपने बचपन में देखी थी, अब इसका सामना करने का वक्त आ गया है। मैं जानती हूँ बेटी, तुम्हारे दिल में बदले की आग है, मगर राजा प्रताप सिंह को खत्म करना इतना आसान नहीं है। अरे माँ, राजा को मैंने थोड़े ही मारना है, तुम बस देखती जाओ। ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि राजा खुद मौत की भीख मांगेगा। पायल और संजना ने बहुत जिद की तो माँ मान गई। आज पायल 20 साल बाद अपने परिवार के कातिल को देखने के लिए तड़प रही थी। वो दोनों महल की ओर निकल पड़े। कौन हो तुम लोग और महल में कहाँ घुसे जा रहे हो? हम महल की रसोई में काम करने वाली अम्मा बरकत की बेटियां हैं। आज अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए हम खुद खाना बनाने के लिए आए हैं। अच्छा, ठीक है। रसोई घर महल के बाहर है, महल में घुसने की कोशिश मत करना। खाना बनाकर फौरन यहाँ से निकल जाना। जी, हम खाना बनाकर फौरन ही यहाँ से चले जाएंगे। पायल और संजना दोनों खाना बना रही होती हैं, तभी पायल संजना से कहती है, यह महल में तो बहुत सख्त पहरा है संजना, राजा तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। फिक्र क्यों करती हो मेरी बहन, मैं पता लगाकर आई हूँ। अभी बाहर 2 सैनिक आपस में बात कर रहे थे। कल राजा का बेटा मतलब इस महल का राजकुमार कमीशन लाने हमारे गांव में जाएगा। क्या सच में? ये तो बड़ी खबर है। वाह, मतलब आज महल में आना हमारा बेकार नहीं गया। तुम समझ गई होगी कल हमें क्या करना है। संजना, पता है ना क्या करना है? अभी तक राजकुमार नहीं पहुंचा। ध्यान रखना, एक भी चूक हो गई हमसे तो सब बेकार हो जाएगा। हाँ, फिक्र क्यों करती हो बहन, सब इंतजाम हो गया है, बस राजकुमार के आने का डर है। वो दोनों अभी पास में ये बातें ही कर रहे थे कि अचानक से राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ आ पहुंचा। तभी राजकुमार पेड़ के नीचे से गुजरता है और अचानक एक जाल पेड़ से नीचे गिरता है और राजकुमार उस जाल में फंस जाता है। उसके सिपाहियों को कानों कान खबर तक नहीं होती। अगले ही पल राजकुमार खुद को रस्सियों से बंधा हुआ एक झोपड़े में पाता है। वो हैरान होकर इनसे पूछता है, कौन हो तुम लोग? तुम लोग नहीं जानते क्या कि मैं राजकुमार हूँ? मुझे क्यों बंद करके रखा है तुम लोगों ने यहाँ? तुम राजकुमार हो इसीलिए तुम्हें यहाँ बंद रखा है। अब अपने पिता को एक खत लिखो कि मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, मेरी जान के बदले वो तुम्हारा सिर चाहते हैं। अगले रोज ये खत राजा के महल में पहुँचाया जाता है, जिसे पढ़कर राजा चौंक जाता है। पिताश्री, मैं आपका बेटा राजकुमार हूँ। मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। ये मेरी जान के बदले आपका सिर चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि अब अपने खजाने को बचा लो। मेरी मौत के बाद ये लोग आपका सारा खजाना भी लूट लेंगे। मंत्री जी, मेरे बेटे को ढूंढो। वो लोग उसे ज्यादा दूर नहीं ले गए होंगे। सैनिकों को जंगल की ओर भेजो। मुझे मेरा बेटा शाम तक हर हाल में चाहिए और उन दुष्टों के सिर चाहिए मुझे जिन्होंने मेरे बेटे को अगवा किया है। और खजाने की रखवाली खड़ी कर दो। खजाना भी सुरक्षित रहना चाहिए। राजा ने अपनी फौज भेजकर जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। शाम तक वो लोग राजकुमार को ढूंढते रहे, मगर उन्हें राजकुमार नहीं मिला। उधर दोनों बहनों ने राजकुमार से खजाने के बारे में सारी जानकारी ले ली और जहाँ खजाना रखा था वहाँ भेष बदलकर पहुँच गई। खजांची साहब, महाराज ने आपके लिए ये चिट्ठी दी है। अच्छा, महाराज ने कोई संदेश ही भेजा होगा। खजांची जी, पिछली कई दिनों से आप और आपके सिपाही दिन रात खजाने की पहरेदारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने महसूस किया है कि लगातार दिन रात खजाने की पहरेदारी करने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसी कारण मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप अपने सिपाहियों के साथ आराम करें और जिन 2 सिपाहियों को मैंने यह चिट्ठी देकर भेजा है, जिनके नाम राम और श्याम है, उन्हें पहरेदारी का काम सौंप दें। साथ ही खजाने की चाबी भी उन्हें दे दें।
क्योंकि तोरण द्वार में खजाना देखने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। तुम्हारा राजा प्रताप सिंह। चलो, ये अच्छा हो गया कि महाराज को हम पर दया तो आई है। हाँ ठीक है, तुम दोनों अब से खजाने की अच्छे से निगरानी करना, और ये लो चाबी। इसके बाद वो खजांची जो राम और श्याम बनी हुई उन दोनों बहनों को खजाने की सुरक्षा का काम सौंपकर तुरंत वहाँ से चला गया। खजांची के जाने के बाद उन दोनों बहनों ने तुरंत खजाने का दरवाजा खोला और खजाने वाले कमरे में दाखिल हो गई। अंदर पहुंचकर दोनों ने अपने कपड़ों में छुपाए हुए बड़े बोरों को निकाला और सारा खजाना उनमें भर लिया, यहाँ तक कि एक सिक्का भी नहीं छोड़ा। फिर वे वहाँ से एक गुप्त रास्ते से होते हुए सारा खजाना लेकर निकल गई। अगले ही दिन जब सिपाही खजाने के कमरे के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि खजाने वाले कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर से सारा खजाना गायब था। वहाँ उन्हें एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली, जिसे लेकर वे सीधे राजा के पास पहुँचे। महाराज, हम आपका खजाना लूट कर ले जा रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में आप सड़क पर आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास अपना सिर हमारे हवाले करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बेहतर है कि अपना सिर हमें देकर अपने बेटे को बचा लीजिए। आपकी शुभचिंतक शेर की बेटी शेरनी। महाराज, कुछ याद आया आपको? कई बरस पहले आपने जिस लकड़हारे को कत्ल किया था, उसके बेटे के बारे में आपने कहा था कि शेर का बेटा शेर ही होता है, और उसकी एक बेटी भी थी। हाँ, याद आया। उसके बेटे को तो मैंने मार दिया था, मगर उसकी एक बेटी भी थी जिसे मैंने नन्ही सी लड़की समझकर छोड़ दिया था। हाँ महाराज, ये वही नन्ही सी लड़की है जिसे आपने बरसों पहले नन्ही समझकर छोड़ दिया था। मैं खुद अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकलूंगा। इस लड़की ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया है। मुझे उसे उस वक्त जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। राजा कई बरसों तक अपने बेटे को ढूंढता रहा, मगर उसे उस राजकुमार की कोई खबर तक नहीं मिली। राजा के पास जो भी धन था वो सब लुट चुका था। तभी एक दिन राजा को एक खबर मिली। महाराज, अनर्थ हो गया है। महाराज, हमारे सभी सैनिक हमारे राज्य को छोड़कर दूसरे राजा के राज्य में चले गए हैं, क्योंकि हमारे पास खजाना न होने की वजह से हम उन्हें धन नहीं दे पा रहे थे, और उस राजा ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। क्या मंत्री जी, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा? गांव वालों ने भी बगावत कर दी है। मंत्री जी, अब आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। मैं अपना सिर काट कर दे रहा हूँ। आप उस दुष्ट लड़की के पास पहुँचाकर मेरे बेटे को बचा लीजिए। इतना कहकर राजा ने अपनी ही खंजर से अपना सिर काट दिया। मंत्री वो सिर लेकर गांव में पहुंचा। जब ये खबर पायल और संजना को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत राजकुमार को छोड़ दिया। राजकुमार ने जब अपने पिता का कटा हुआ सिर देखा तो वह वही दम तोड़ गया। इस दुष्ट राजा ने आज से 20 साल पहले मेरे पिता की हत्या की थी, मेरी आंखों के सामने, और मेरे भाई को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो मेरे पिता का बेटा था, और ये कहकर मार दिया था कि शेर का बेटा शेर ही होता है, ताकि वो कभी बदला ना ले सके। और मुझे इसने सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया था कि ये छोटी सी लड़की है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। 20 साल से मैंने हर पल इस दिन का इंतजार किया है। गांव वालों, ये सारा खजाना जो इस दुष्ट राजा ने कमीशन के नाम पर तुमसे वसूला था, वो सब अब तुम्हें लौटाया जाएगा। बेटी, न तो तुम कोई हत्यारिन हो और न ही कोई चोर। बेटी, न तुम हैरान हुई और न ही कोई चूक की। तुमने किसी को भी नहीं मारा और अपने दुश्मनों को मार भी दिया, और फिर गांव वालों का लूटा हुआ खजाना भी सही सलामत गांव वालों तक पहुंचा दिया। अरे, हम तो धन्य हैं कि तुम्हारे जैसी बेटी ने इस गांव में जन्म लिया है। आज से मैं तुम्हें हमारे राज्य की रानी घोषित करता हूँ। ये सुनते ही वहाँ सब